हाय फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया है। एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरलिन्स। दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जिसमें है एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ठीक है, सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम डिफाइन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है ऑक्सिन। सबसे पहले देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम लोग फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ऑक्सिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सिन कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है। ऑक्सिन इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच हैव ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी। ओके, व्हाट? ऑक्सिन इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच हैव ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी। जैसे कि देख ही रहे हैं हम लोग, नेचुरल ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन में नैप्थेलिन एसिडिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, जहाँ पे इसका फुल फॉर्म मैंने बाजू में दिया हुआ है। ओके, तो ऑक्सिन क्या है? इंडोल कंपाउंड्स है। ऑक्सिन यूजुअली इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, ओके, जिसमें ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी होती है। ओके, तो ऑक्सिन का कभी प्रीकर्सर पूछा तो इंडोल कंपाउंड्स उसके प्रीकर्सर हो गए। ओके, फिर ऑक्सिन की डिस्कवरी। ऑक्सिन को डिस्कवर मतलब फिर है करके किसने आइडेंटिफाई किया? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन और उसके सन फ्रांसिस डार्विन ने। कब आइडेंटिफाई किया? जब वो लोग टिप ऑफ द कोलियोप्टेल ऑफ कैनरी ग्रासेस की टिप, कोलियोप्टेल की टिप के ऊपर वो लोग स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें ऑक्सिन के बारे में पता चला। मतलब ऑक्सिन लाइक कोई तो भी कंपाउंड है जिसके कारण जो है लाइट के यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन से अपनी स्टेम जो है लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, लाइट की यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन से लाइट की अपनी स्टेम कैनरी ग्रास की स्टेम बेंड हो जाती है। ओके, तो उससे उन्होंने आइडेंटिफाई की कोई एक कंपाउंड है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो बाद में इसको आइसोलेट किया किसने? F.W. वेंट ने। कहाँ से आइसोलेट किया? फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टेल ऑफ ओड्सलिनी। बट इन्होंने जो आइसोलेशन किया वो प्योर फॉर्म में ऑक्सिन नहीं थे, उनमें कई और दूसरे कंपाउंड्स भी थे। प्योर फॉर्म में आइसोलेशन जो किया है वो है कोगल और स्मिथ ने, जो कि ह्यूमन यूरिन से है। ह्यूमन यूरिन से ये पेलेग्रा डिसीज़ जिन ह्यूमंस को होता है, उन ह्यूमंस के यूरिन से हमें कुछ इंडोल कंपाउंड्स मिले थे। वो इंडोल कंपाउंड्स की ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी थी, लाइक ऑक्सिन की समान ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी थी उन इंडोल कंपाउंड्स की। सो वहाँ से उन्होंने नाम दिया कि मतलब उन्होंने उसको प्यूरीफाइड फॉर्म में आइसोलेट किया ऑक्सिन को फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ओके, देन इसके बाद हमने कहा बायोएसे। ऑक्सिन का बायोएसे क्या है? एविना सटाइवा बायोएसे। एविना सटाइवा बायोएसे में हम एविना सटाइवा ये ओट का नाम है। ओके, ठीक, एविना सटाइवा बायोएसे से हमने ऑक्सिन का बायोएसे किया। मतलब ऑक्सिन के कितने कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आते हैं, ये सब बायोएसे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, फिर ऑक्सिन के हम लोग भी रोल्स स्टडी करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसी के आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ऑक्सिन के सबसे पहले सोर्सेज जान लेते हैं। ऑक्सिन के सोर्सेज है रूट टिप, शूट टिप। ओके, रूट टिप और शूट टिप पे हमें ऑक्सिन मिलेगा। ओके, रूट टिप और शूट टिप पे ऑक्सिन मिलेगा। इसके बाद ऑक्सिन की सेल डिवीजन लाइक एक्टिविटीज़ कहाँ पे है? सेल डिवीजन लाइक एक्टिविटीज़ मतलब ऑक्सिन के फंक्शन जिसकी सेल डिवीजन लाइक एक्टिविटीज़ हो। ओके, तो इस आधार देखो, ऑक्सिन के फंक्शन को मैंने सेल डिवीजन लाइक एक्टिविटी, फ्रूट्स वाली एक्टिविटी और दूसरे दो मेन एक्टिविटीज़ के बारे के फॉर्म में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले सेल डिवीजन लाइक एक्टिविटी कौन सी ऑक्सिन की? सबसे पहले तो स्टेम कटिंग्स में रूटिंग इनिशिएट करता है। तो स्टेम कटिंग में रूटिंग इनिशिएट किया तो प्लांट के प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, दूसरा ऑक्सिन जो है जाइलम डिफरेंशिएशन करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन, ये दोनों हो गई सेल डिवीजन लाइक एक्टिविटी। उसके बाद फ्रूट्स में ऑक्सिन का क्या रोल है? फ्रूट्स में ऑक्सिन जो है पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, टोमेटो के अंदर पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराता है। ठीक है, फ्रूट्स में पाइनएप्पल में फ्लावरिंग, टोमेटो में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराता है। फिर ओल्ड फ्रूट एंड लीफ का अपसिशन कराता है, बट कि जब यंग फ्रूट एंड लीफ को सेफ रखता है, इंटैक्ट रखता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के लिए ऑक्सिन को हम लोग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है? वो होता है ऑक्सिन।
और वन ऑफ द इसी से एक मिलता जुलता हम देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इज इथिलीन है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना किए, इन दोनों स्टेटमेंट में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए ऑक्सीजन को मार्क करना है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर पूछा तो इथिलीन दैट इज C2H4 को मार्क करना है। इसके बाद ऑक्सीजन के दूसरे रूल, ऑक्सीजन जो है वो अपाइकल डोमिनेंस शो करता है। अपाइकल डोमिनेंस ऑक्सीजन के कारण अपाइकल डोमिनेंस होती है, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स आर इनहिबिटेड व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। मतलब लैटरल ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, शूट टिप पे, तो उसके कारण क्या है, लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ नहीं हो रही, तो हमें जो ब्रांचेस चाहिए, लीव्स चाहिए, वो नहीं मिल रहे, सिर्फ शूट ही ग्रो हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग डीकैपिटेशन कहते हैं। डीकैपिटेशन मतलब रिमूवल ऑफ शूट टिप। डीकैपिटेशन मतलब शूट टिप को हम रिमूव करें। शूट टिप को रिमूव करने से जो ऊपर की ओर ग्रो हो रहा था ऑक्सीजन के कारण, वो अब ऑक्सीजन के कारण ग्रो नहीं हो पाएगा, वो अब लैटरली ग्रो होगा। तो ये यूज़ किया जाता है टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत लोग नहीं किया अपाइकल डोमिनेंस को हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन से रिलेट करते हैं। भाई नहीं, अपाइकल डोमिनेंस जो है हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन जो है वो डीकैपिटेशन से रिलेटेड है। ओके, डीकैपिटेशन के कारण डीकैपिटेशन जो है वो टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में यूज़ किया जाता है, ना कि अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस यूज़ किएंगे तो टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग तो होगी ही नहीं ना। फिर ऑक्सीजन का लास्ट फंक्शन 2,4-D, इसको हम लोग जो है वीड फ्री लॉन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वीड फ्री लॉन मतलब क्या कि उसमें कोई वीड्स नहीं होती, क्योंकि 2,4-D जो है वो डाइकोट वीड्स को किल करता है और मोनोकोट ग्रॉसेस को सेफ रखता है। ओके ठीक है, ऑक्सीजन के फंक्शन हो गए। अब देखते हैं गिब्बरलिंस के फंक्शंस। गिब्बरलिंस जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने पाया था ई कुरुसावा ने गुब्रेला फिजिक्यूराई नाम की फंजाई थी, वहाँ से इसे उसे देखा था। उसने देखा था कि गुब्रेला फिजिक्यूराई फंगस के कारण कुछ सिम्टम्स प्लांट के ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि वो उनमें से एक सिम्टम ये था कि प्लांट की लेंथ भी बढ़ चुकी होती है। ठीक है, तो प्लांट की लेंथ बढ़ जाती है ये तो वो जो कंपाउंड फिर ई कुरुसा ने आइसोलेट किया फ्रॉम गिब्रेला फिजिक्यूराई, तो वो था गिब्बरलिंस, उसको नाम दिया उसने गिब्बरलिंस। देखो गिब्बरलिंस जो सभी के सभी एसिडिक होते हैं, और हमारे पास लगभग 105 गिब्बरलिंस है, GA1, GA2, GA3 ऐसे हमने डिस्कवर। और GA3 जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया है और सबसे ज़्यादा स्टडी किया। GA3 पहले डिस्कवर किया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो गिब्बरलिक एसिड वाला कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमें बाद में पता चला कि ये और GA3 को जब अलग से डिस्कवर्ड किया गया, तब पता चला कि जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है वो वही ये GA3 है। तो इसलिए GA3 सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था और सबसे ज़्यादा स्टडी उसी को किया गया है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या है, फंजाई और हायर प्लांट्स। ओके, जिब्बरलिंस या जिब्बरलिक एसिड्स के रोल्स। जिब्बरलिक एसिड्स भी क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड ही है। ओके, इसके रोल्स को हमने लेंथ एक्सिस के फॉर्म में मैंने डिवाइड किया है। ओके, लेंथ एक्सिस के फॉर्म में, फिर माल्टिंग बोल्टिंग के फॉर्म में डिवाइड किया है, फिर ठीक है, फिर दूसरे रोल्स को मैंने इंक्लूड किया है। सबसे पहले तो लेंथ एक्सिस में क्या कराता है, ग्रेप के एक्सिस को बड़ा लंबा करता है, जिसके कारण क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्रेप्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ ग्रेप्स के साथ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स भी बढ़ जाता है। दूसरा तो इलोंगेट करता है ग्रेप एक्सिस को, तो इलोंगेट है, इसमें भी इलोंगेट है। फिर दूसरा इलोंगेशन ऑफ एप्पल एंड इट्स सेम टू इम्प्रूवमेंट। तो इलोंगेट से इलोंगेट ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। इलोंगेशन ऑफ लेंथ एक्सिस कराता है ग्रेप्स में, वैसे ही इलोंगेशन ऑफ एप्पल एंड इट्स शेप इम्प्रूवमेंट गिब्बरलिंस कराता है। ठीक है, तीसरा फिर इसी इलोंगेशन से एक और रिलेटेड इंटरनोडल इलोंगेशन इन शुगर केन के अंदर इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, सो दैट क्या होता है कि ना प्रोडक्शन बढ़ जाता है। 20 टन्स पर एकड़ तक प्रोडक्शन जो है गिब्बरलिंस के एप्लीकेशन के कारण बढ़ जाता है। फिर उसके बाद चौथा शुगर केन से रिलेटेड माल्टिंग में प्रोसेस में क्या होता है कि सुक्रोज को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। आप इसे लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें मैंने
डेफिनेशन तो नहीं लिखी क्योंकि माल्टिंग की डेफिनेशन मुझे पता है कि इसमें सुक्रोज को माल्टोज में ब्रेक डाउन करना है, फिर माल्टोज को रेडिली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना है, फिर ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना है। तो ये माल्टिंग प्रोसेस में ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आता है। गिबरेलिंस एसिड के एप्लीकेशन से क्या होता है कि शुगर केन के अंदर का जितना भी सुक्रोज है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है रेडिली। फिर माल्टोज को हम लोग इजीली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं माल्टेज से, फिर उसको ग्लूकोज बना के फिर उससे इथेनॉल फर्मेंटेशन इथेनॉल बनेंगे, जो कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में का वही प्रोडक्ट होता है। ओके, फिर वेरी इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है बट ये प्रीवियस ईयर में एक दो बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है गिबरेलिक एसिड जो है वो वर्नलाइजेशन का सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब अगर हम लोग किसी कारण से कोल्ड ट्रीटमेंट ना दे पाए प्लांट्स को तो हम लोग उसके ऊपर गिबरलिंस अप्लाई कर देंगे। दूसरा, गिबरलिंग एसिड जो है वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। गिबरलिंग एसिड और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तीसरा हम लोगों ने देखा, ठीक है, गिबरलिंग एसिड लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं। गिबरलिंग एसिड जो वर्नलाइजेशन का सब्स्टिट्यूएंट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि गिबरलिंस जो है वो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कराता है। शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कराना मतलब फ्रूट्स को जो है लॉन्गर पीरियड पे हम लोग ट्री के ऊपर छोड़ देंगे, जिसके कारण उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ सकती है। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट गिबरेलिंस जो है जुवेनाइल कोनिफर में मैच्योरिटी पीरियड जल्दी लाता है, जिसके कारण हम लोग उससे सीड जल्दी निकाल पाते हैं और ये सीड जो है इस कॉनिफर के सीड जो है वो एडिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद माल्टिंग से रिलेटेड बोल्टिंग में क्या है, इंटरनोडल इलोंगेशन होता है जस्ट प्राइवर टू द फ्लावरिंग इन प्लांट विद रोजेट हैबिट। बोल्टिंग का मीनिंग होता है जो ऐसे प्लांट में जिसमें रोजेट हैबिट हो, जैसे कि कैबेज में क्या है कि सभी लीफ जो है एकदम पास अरेंज होते हैं। तो ये सभी लीफ पास अरेंज हैं, तो इन पास अरेंज लीफ है ये, तो इनमें जो है इनके मतलब नोड्स क्या है, एक दूसरे के पास है, तो इंटर नोड्स क्या है, काफ़ी छोटे हैं। तो जब हम लोग गिबरलिंस अप्लाई करते हैं तो ये इंटर नोड जो है इलोंगेट होने लगते हैं, जिसके कारण लीफ एक दूसरे से दूर होने लगते हैं कैबेज से, जिसके कारण फिर इंटर नोड से बर्ड आते हैं, फिर बर्ड से फिर फ्लावर आते हैं, फिर हम लोग फ्लावर से फिर सीड लेके नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन कैबेज और बीटरूट को हम लोग सो कर सकते हैं। तो इसमें बोल्टिंग को इंड्यूस कराने के लिए गिबरलिंस यूज़ किया जाता है। फिर तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन जो है स्कूब और मिलर ने डिस्कवर किया था, जिसमें मिलर ने जो है साइटोकाइनिन को ऑटोक्लेव्ड हरिंग स्पर्म डीएनए से क्रिस्टलाइज किया था। उसको उसने नाम दिया था काइनेटिन जो कि एनिमल सोर्स का साइटोकाइनिन है। और ये हरिंग स्पर्म क्या है, ये हरिंग जो है एक फिश की स्पीसीज़ है। उस फिश के स्पर्म के डीएनए से उन्होंने काइनेटिन निकाला और ये काइनेटिन देखा कि इसकी भी साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ है। तो इसको और प्लांट के अप्लाई करने के बाद ये साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी कर रहा था, तो इसीलिए इसको साइटोकाइनिन बोल दिया। तो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन था बट ये एनिमल सोर्स से डिस्कवर था। उसके बाद जो है जीटीन, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट साइटोकाइनिन है। ये कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से आइसोलेट किया गया था। उसके बाद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी किस में होता है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट में होता है, वैस्कुलर एक्सट्रैक्ट में साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी है, कोकोनट मिल्क में साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज है। साइटोकाइनिन का मेन यूज़ जो है कैलस कल्चर में यूज़ किया जाता है। कैलस जहाँ पे हम लोग स्टेम सेल से न्यू प्लांट बनाते हैं, वहाँ पे साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन दोनों अप्लाई करना पड़ता है हमें। ओके, फिर हम देखा साइटोकाइनिन के सोर्सेस, रूट टिप, डेवलपिंग शूट, बर्ड, फ्रूट्स, ये सब साइटोकाइनिन के सोर्सेस हैं। ओके, साइटोकाइनिन के सोर्सेस क्या है, रूट टिप्स, डेवलपिंग शूट, बर्ड्स, फ्रूट और सीड। साइटोकाइनिन क्या करता है, न्यू लीव्स बनाता है, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स बनाता है, लैटरल शूट ग्रोथ करता है और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनिन जो अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, कैसे ओवरकम करता है, बाय प्रोवाइडिंग लैटरल ब्रांचेस। ओके, फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो है साइटोकाइनेसिस प्रमोट करता है, इसीलिए इसको कैलस कल्चर में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ साइटोकाइनिन जो है वो सेनेसेंस को डिले कराता है बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ओके, फिर हम चौथा हार्मोन जो देखने वाले हैं वो है इथिलीन।
इथिलीन भी क्या है, गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। इसका फॉर्मूला है C2H4। इथिलीन ना दिया हो नाम तो हम लोग उसे इथिन भी बोल पाएंगे। C2H4 ये ग्रोथ इनहिबिटर है। इस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रोथ इनहिबिटिंग है, कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग है। सबसे पहले ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, हमें ये ध्यान में रखना कि ये भले ही दो है बट ये ओवरऑल इथिलीन जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर ही है। ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिव है, प्लांट ऑर्गन्स का अब्सिशन कराता है मेनली ऑफ लीफ एंड फ्रूट। लीफ और फ्रूट का मेनली अब्सिशन जो है इथिलीन कराता है। इथिलीन जो है कहाँ कहाँ पे मिलता है, राइपनिंग फ्रूट में मिलता है और टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेस। ठीक है, ये दो इससे क्या है, ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ है। ओके, टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेस दैट मीन्स इथिलीन के कारण बेसिकली वो टिश्यू सेनेसेस में जा रहे हैं। ओके, फिर देखते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले फ्रूट से रिलेटेड देखो, और इथिलीन जो है पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग इंड्यूस कराता है। साथ ही साथ पाइनएप्पल में एक और काम करता है कि फ्रूट सिंक्रोनाइजेशन इन पाइनएप्पल, मतलब क्योंकि पाइनएप्पल जो एक कंपाउंड फ्रूट है, इसमें कई सारे छोटे छोटे फ्लावर्स से मिला बन के एक कंपाउंड कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस जो है फ्रूट में डेवलप होता है। मतलब कई सारे छोटे छोटे फ्लावर जो है वो पाइनएप्पल के फ्रूट बनने में कंट्रीब्यूट कर देते हो। इस केस में क्या कर होना पड़ेगा, सभी फ्लावर्स को एक साथ जो है सभी फ्लावर्स को एक साथ जो है ओपन होना पड़ेगा, ताकि वो सभी जो है फ्यूज होके पाइनएप्पल बना सके। तो इसलिए फ्रूट सिंक्रोनाइजेशन इन पाइनएप्पल कौन कराता है, इथिलीन कराता है। साथ ही साथ इथिलीन जो है वो टोमेटो और एप्पल की राइपनिंग कराता है। ठीक है, इथिलीन जो है वो कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर को प्रमोट कराता है। फिर अब्सिशन इथिलीन जो है वो कॉटन, चेरी और वॉलनट की वॉल को थीन करने का काम करता है। थीनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वॉलनट, ये काम कौन है, इथिलीन का काम है। ठीक है, ये चार तो फ्रूट से रिलेटेड ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी हो गई इथिलीन की। तो आप ऐसे याद रख सकते जो कॉमन है, जिसकी ये फ्रूट्स वाले थे इनको मैंने ग्रुप कर लिया। ये दो जो है वो सेनेसेंस वाले थे और अब्सिशन को बता रहे थे, इन दोनों को मैंने ग्रुप कर लिया। फिर इथिलीन में ये एक अलग फीचर थोड़ा सा, ये अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीड, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ब्रॉडनिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ सीड, ये सभी क्या है, इथिलीन के फंक्शन है। ठीक है, फिर इथिलीन जो है वो सीड और बर्ड डर्मोन्सी को ब्रेक करने का काम करता है। इथिलीन जो है वो जर्मिनेट करता है पीनट सीड को, स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर कराता है। ओके, इथिलीन के फंक्शन हमें देख लिए। फिर इथिलीन जो है वो इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन करता है, जिसके कारण क्या है, राइस प्लांट की लीव जो है वाटर के सरफेस के ऊपर रहती है, जिससे उन्हें सनलाइट मिलती है। ओके, इथिलीन के इतने फंक्शन समझ में आ गया। हाँ, ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब्सिसिक एसिड के रोल देखते हैं। अब्सिसिक एसिड क्या है, पूरा का पूरा ग्रोथ इनहिबिटर है भाई। इसकी प्रॉपर्टी पहले लिख दे, ग्रोथ इनहिबिशन और डोमिनेंसी, यही अब्सिसिक एसिड की प्रॉपर्टी है। देखो, अब्सिसिक एसिड क्या है, जनरल ग्रोथ इनहिबिटर है, साथ ही साथ वो प्लांट मेटाबॉलिज्म का भी इनहिबिटर है। दूसरा, फिर अब्सिसिक एसिड जो है स्टोमेटा का क्लोजर स्टिमुलेट करता है। अब्सिसिक एसिड जो है वो अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस को जो है टॉलरेंस इंक्रीज करता है। सो इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ओके, मतलब ड्रॉट में, कभी वाटर की स्कैरेसिटी में हम लोग एब्सिसिक एसिड प्लांट के ऊपर लगा देंगे, जिसके कारण प्लांट जो है उस ड्रॉट वाली कंडीशन में ग्रो तो नहीं करेगा बट वो सर्वाइव कर जाएगा। बट अपन लोगों ने सपोज वो एब्सिसिक एसिड नहीं लगा तो वो स्कैरेसिटी में भी थोड़ा बहुत ग्रो करेगा, फिर जब सभी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तब वो मर जाएगा। बट ऐसे एब्सिसिक एसिड लगाने से वो ग्रो नहीं करेगा और उस एनर्जी, उस सुक्रोज को स्टोर करके उस ड्रॉट वाली कंडीशन को सर्वाइव कर जाएगा। ओके, फिर एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड डोर्मेंसी को इंड्यूस करता है। सीड डोर्मेंसी को इंड्यूस करता है तो वो सीड के डेसिकेशन को विथस्टैंड करने में, मतलब डेसिकेशन ना होने देने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ वो अदर ग्रोथ अनफेवरेबल फैक्टर्स में भी प्लांट को सर्वाइव कर, सीड को वैसा का वैसा रखेंगे, सो दैट जब ग्रोथ फेवरेबल फैक्टर आएंगे तब सीड जाके जर्मिनेट होगी। एब्सिसिक एसिड जो है वो गिबरेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो गिबरेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। ठीक है, अब कुछ डेटा जो
NCERT में नहीं है, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होते हैं वो जो इंक्रीजिंग डे लेंथ में फ्लावर करे, जैसे कि वीट और राइट लॉन्ग डे प्लांट का फ्लावर है, ये सभी हमें याद कर लेनी चाहिए। ओके। शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट जो डिक्रीजिंग डे लेंथ में फ्लावर करे, राइस, शुगर केन, टोबैको, ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट, जिन्हें लाइट का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसका है टोमेटो, कॉटन और कुकुम्बर। ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा, जैसे कि देखो समर से विंटर की तरफ डे लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और विंटर से समर की तरफ डे लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। ये उल्टा लिखा है, थोड़ा मैं इसे रिपेयर कर दूंगा, बट आप समझ लीजिए। समर से विंटर की तरफ डे लेंथ इंक्रीज़ होती है, समर से विंटर की डे लेंथ डिक्रीज़ होती है, और विंटर से समर की तरफ डे लेंथ इंक्रीज़ होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था फाइटोक्रोम जो है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ चुका है रिसेंट ईयर में। फाइटोक्रोम जो है क्रोमोप्रोटीन जो है लीफ में प्रेजेंट होता है, और ये फाइटोक्रोम जो है फ्लावरिंग इंड्यूस करने में काम आता है। तो फाइटोक्रोम दो है, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड, दोनों ही रेड लेवल को एब्जॉर्व करेंगे, बट रेड वाला जो है कम रेड की कम वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा, और फार रेड वाला रेड की ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा। जैसे कि दिख ही रहा है, फाइटोक्रोम रेड जो है वो 660 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्व करते हैं, फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होता है, और फाइटोक्रोम फार रेड 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज एब्जॉर्व करके फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो फाइटोक्रोम रेड ज़्यादा होगा तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेंगे, और फाइटोक्रोम फार रेड ज़्यादा होगा तो लॉन्ग LDP फ्लावर करेंगे, मतलब लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेंगे। ओके।